So according to बिल्कुल। you, you have the five screening you have. So what is the हाँ strategy you follow in your screening? जो दो बार आप स्क्रीन आउट हुए थे उस समय what are the हाँ। mistakes you have done? तो विशाल भाई as you have mentioned कि 70% of the psychology test is TET है ना? बिल्कुल भाई। तो अगर कोई बंदा है जो टेट की प्रिपेयर कर रहा है जो भी एसएसबी जिसकी मान लो 2 महीने बाद है 2.5 महीने बाद है या 1 महीने बाद है मिनिमम 1 महीने या 3 महीने बाद है अगर वो टेट की हाँ प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो व्हाट विल यू सजेस्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. Okay, Jai Hind everyone. Today I have Mr. Vishal with me. Recently he has got All India rank 2 in CDS for IMA. So today this was his seventh attempt in which he got recommended for IMA. And Vishal bhai, first of all, very congratulations to you. थैंक्स अलॉट भाई। पहले कुछ अपनी एसएसबी जर्नी के बारे में लाइक हाउ मेनी टाइम्स यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट स्क्रीन आउट और जो रिकमेंडेशन हो किस अटेम्प्ट में आई. इस बारे में बताऊं? चलो तो हम्म. फिर ऐसा है कि ओके सो मैंने एमएससी मैथ्स करी हुई है। हम्म. और वो कंप्लीट करने के बाद से मैंने एसएसबी देना चालू किया। तो ऐसा था कि मैंने 7 अटेम्प्ट टोटल दिए। उनमें से हम्म. पहले 2 अटेम्प्ट्स मेरे कॉन्फ्रेंस आउट थे। फिर उसके बाद 2 स्क्रीन आउट देखे मैंने। हम्म. फिर से 2 कॉन्फ्रेंस आउट देखे और फिर रिकमेंडेशन आई है। तो मैं नॉर्मली मैंने जैसे टेक एंट्रीज मेरे अप्लाई नहीं होती क्योंकि मैंने हम्म. इंजीनियरिंग नहीं करी है। तो एग्जैक्टली. मैंने 3 ही एंट्रीज दी है आज तक। एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया। सीडीएस में मैं आईएमए भरता था। हम्म. और उसके अलावा लास्ट आईएमए और ओटीए भरता था ऑफ कोर्स। और लास्ट एनसीसी एंट्री दे रखी है। आज तक सीजी कैट एक ही बार मतलब अटेम्प्ट करने को था, वो क्लैश हो रहा था किसी और चीज से, तो मैंने दिया नहीं था। तो ये मेरी ओवरऑल जर्नी रही है इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट्स। Okay, so you have a very good experience, or as we can see, Vishal got recommended in seventh attempt. So he has a very nice experience, and he himself is a heavy repeater, and got recommended in his fifth conference. So today we will know a lot of things from him. Or Vishal bhai, like if I will start from screening part. So according to बिल्कुल। you, you have the five screening you have. So what is the हाँ strategy you follow in your skinning? जो दो बार आप स्किन आउट हुए थे उस समय what are the हाँ। mistakes you have done? परफेक्ट परफेक्ट। तो ऐसा है कि स्क्रीन आउट जब 2 बार हुए ना तो वो भी काफी वैल्यूएबल था कि पता चल गया लगभग एक लेवल पे आपको आइडिया लग जाती है कि जैसे अच्छा ठीक है कि इस वजह से शायद से अंदर नहीं हुए। तो जिन 2 बार मैं स्क्रीन आउट हुआ उसके बाद अगली बार जब मैं गया था तो कंपैरेटिवली और थोड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ही गया था कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कि क्या करने पे आप अंदर होते हो और मुझे ये भी पता है कि क्या करने पे आप बाहर होते हो। उसका थोड़ा आइडिया लग गया था क्योंकि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि अच्छा ठीक है, जिन 2 बार मैं बाहर हुआ हूँ उन 2 बार मैंने क्या अलग किया था, तो उससे आइडिया लग गया था। तो अब स्क्रीनिंग इन में मेनली यही है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में है ना, आपने उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो ऐसा है कि आपके कंट्रोल में रहती है कि ओआईआर आप बढ़िया निकाल लो। ओआईआर जो रहता है वो ये डिसाइड जरूर करने में मदद करता है कि आपकी जो बाद में असेसमेंट होगी पीपीडीटी में, जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो पीपीडीटी में आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लेवल पे होनी चाहिए फॉर यू टू गेट इन, वो वाली चीज ओआईआर से काफी हद तक डिसाइड हो जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। कि ऐसा है कि अगर आप OIR 1 लेके आते हो, OIR में 1 से 5 रेटिंग होती है, 1 सबसे बेस्ट और 5 थोड़ा 5 सबसे वर्स्ट, है ना। तो OIR 1 अगर आप लेकर आते हो तो आपको स्क्रीनिंग इन होने के लिए जो सामने आपके 3 असेसर बैठे रहते हैं स्क्रीनिंग इन में, तो उनमें से बस एक से आपको डाउटफुल चाहिए। आपको मतलब अगर जैसे 2 लोग नो भी कर दे और एक बंदा डाउटफुल डाल दे तो भी आप इन हो जाते हो। लेकिन वही अगर कोई OIR 4 5 लेके आता तो उसको तीनों से यस चाहिए, शायद वैसा कुछ पंगा रहता है कि आपकी OIR जितनी बढ़िया है उतनी आपकी पीपीडीटी की ओवरऑल ग्रेडिंग थोड़ी आपके लिए लिनियंट हो जाएगी, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगी। ठीक है, वो एक चीज हो गई। तो OIR बढ़िया करना है, 1 या 2 से नीचे तो जहां तक हो सके नहीं जाना है। और ऐसा रहता है कि OIR में तो कई बार सेट भी रिपीट होते हैं, वहां पर एसएसबी में भी कई बार सेट रिपीट हो जाते हैं। फिर तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं बनता है ना भाई कि क्यों नहीं आ रहे नंबर उसमें। ठीक है, पहला OIR हो गया। फिर दूसरा हो गया कि हमको पिक्चर जो सामने है ना उसको बहुत ध्यान से देखना है और उस पर स्टोरी हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से हमने पिक्चर को ऑब्जर्व करना है कि उसमें कितने कैरेक्टर है, क्या है, मेल फीमेल है कि नहीं, उनका मूड कैसा है, वो हमें कोशिश करनी है कि जितने बेस्ट हम उसको समझ सके वो हमको समझना है। और फिर हमने स्टोरी लिखनी है, स्टोरी हमने बढ़िया लिखनी है। ठीक है, तो स्टोरी में क्या करना होता है कि आपका जो भी कैरेक्टर है वो जिस भी सिचुएशन में है वहां पे वो कुछ एक्शंस करेगा और उससे कुछ अच्छा आउटकम आएगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा।
यही आपने लगभग स्टोरी में करनी होती है। तो आपकी थिंकिंग वगैरह, आपने परसीव ठीक से किया है कि नहीं, वो जरूरी है इमेज में। ठीक है, फिर अगली चीज आती है आपकी नरेशन। तो नरेशन के पहले एक जो सीधा काम लोग कर सकते हैं जो काफी मदद करता है, वो ये है कि डिस्कशन हॉल में लेकर जाने के पहले आपके पास थोड़ा समय रहता है। हम्म। जब आपने स्टोरी लिख दी है और फिर उसके बाद अभी डिस्कशन के लिए जाना है, डिस्कशन के साथ ही नरेशन होता है। जिसने भी दिया हुआ है एसएसबी पहले, वो उन्हें पता है। तो उस हॉल में लेकर जाया जाए उसके पहले अपने दिमाग में कम से कम 2 से 3 बार कम से कम स्टोरी घुमा लेनी है। एग्जैक्टली। स्टोरी, और फिर उसके पहले उसकी टाइटल, फिर उसके वो जो भी इमेज है उसमें कितने कैरेक्टर है क्या है, वो सारी चीजें आपको घुमा लेनी है ढंग से कि आप किस तरीके से बोलोगे उसको। क्योंकि नरेशन अगेन एक ऐसी चीज है जो पूरी पूरी आप ही के कंट्रोल में है। नरेशन में ऐसा नहीं है कि अरे यार उसने मुझे बोलने नहीं दिया इसी वजह से मैं बोल नहीं पाया। ठीक है। तो अब जब हमने 3 चीजें डिस्कस करी ना, एक क्या हो गया, ओआईआर, हुआ यार। दूसरा हो गया कहानी लिखना, हम्म। कहानी को, पिक्चर को समझना और कहानी लिखना, और फिर तीसरी चीज हो गई नरेशन। तो इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपने 90% काम ऑलरेडी कर लिया है। तो इसके बाद में डिस्कशन का ओवरऑल वेटेज बड़ा कम है, इतना ज्यादा नहीं है। तो डिस्कशन में एक जो गलती लोग ये कर बैठते हैं वो ये है कि अ, आपको असेसर बहुत तो पहले से ही बता देते हैं कि 2 से ज्यादा लोग एक साथ में ना बोले तो बेहतर है। क्योंकि फिर हम किसी को भी समझ नहीं सकते, किसी भी बात नहीं समझ सकते कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो आपने वो नहीं करना है कि जैसे 4-5 लोग बोल रहे हैं, अगर 4-5 लोग पहले से बोल ही रहे ना, वहां पे आप अलग से जोर लगा के बोलने की कोशिश मत कीजिए। आप हम्म। रुके रहिए। क्योंकि अगर फिश मार्केट हो भी रहा है, अगर बहुत सारे लोग एक साथ बोल भी रहे हैं, तो भी एक पॉइंट आता है, एक समय आता है कि जब शांत हो जाता है ग्रुप थोड़ा। तो हाँ। उस वक्त आपको वो मौका पकड़ना है। हम्म। वो मौका पकड़कर कम से कम बोलने की कोशिश जरूर करनी है। आपने सुनते रहना है लोगों को। जब आपकी नरेशन नहीं हो रही है उस दौरान भी आपको बाकी लोगों को सुनना है, और जब हम्म। डिस्कशन हो रही है तो भी आपको सुनने की कोशिश करनी है। और जब जैसे ही मौका मिले आपको कम से कम कोशिश करनी है उस मौके का फायदा उठाने। उसके बाद भी हो सकता है कि आप बोलने गए लेकिन कोई रुक नहीं रहा है, या फिर आपकी बात कट गई फिर से। वो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बोलने की इंटेंशन होनी चाहिए। तो बस इतना ही करना होता है स्क्रीनिंग में, और ज्यादा कुछ नहीं। तो और स्टोरी अब कैसे लिखनी है वो सबसे जरूरी चीज हो गई। तो स्टोरी के लिए ऐसे अगर मैं बोलूँ तो टीएटी में हम जैसी स्टोरी लिखते हैं उससे कोई बहुत अलग नहीं होता। पीपीटी में बस एग्जैक्टली। कैरेक्टर वगैरह मार्क करने होते हैं, और हाँ। कोई खास फर्क नहीं होता इतना। उसके लिए जब भी कभी हम लोग अभी स्टोरी डिस्कस करेंगे तो हम उसके बारे में वहां पे बात करते हैं। इन यस। स्क्रीनिंग इनमें मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा जिस जिन चीजों पे आपका कंट्रोल ज्यादा है, उसी पे आप ज्यादा फोकस करो। डिस्कशन पे आपका कंट्रोल भी बहुत कम है, और उसका उनका वेटेज भी कम है। मैं पहली दो एग्जैक्टली। बार जब स्क्रीनिंग हुआ था तो फिर मैं लगभग बोल नहीं पाया था, मतलब स्क्रीनिंग सॉरी डिस्कशन के वक्त। हम्म। पहली बार तो मैंने एक बार बोलने की कोशिश करी थी, 2 शब्द बोले थे, उतने में कट ऑफ हो गया था। हम्म। फिर दूसरी जो अटेम्प्ट थी उसमें मैंने एक लाइन बोली होगी। उसमें भी एक होता है ना कि मैं 2-3 लाइन बोलकर अपना मीनिंग समझाना चाहता हूँ हाँ आगे, हाँ है हाँ। ना। उसमें से मैं बस एक लाइन बोल पाया था, उतने में कट हो गया था। कोई बात नहीं, लेकिन नरेशन मेरी दोनों बार बढ़िया थी, मैं अंदर हो गया। बाकी दोनों बार अब मुझे पता था वो यार बढ़िया जा रहा है, हम्म। नरेशन बढ़िया हो रही है, स्टोरी बेकार थी। नेक्स्ट 2 बार जब अंदर गया था, स्टोरी में अच्छी डायरेक्शन नहीं थी मेरे, तो इसी वजह से बाहर होना जायज था। और फिर उसके एग्जैक्टली। बाद बाकी तीनों बार फिर से स्टोरी पे वर्क कर रखा था। और बाकी दोनों मुझे पता थे कि इतनी दिक्कत वाली चीज भी नहीं है, तो अंदर हो गए। ओके। वैसा ही है। तो रैपिंग अप, बेसिकली ओआईआर में 1 या 2 रेटिंग, और पिक्चर को आप क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए अकॉर्डिंग टू विशाल भाई, एंड राइट अ कंस्ट्रक्टिव स्टोरी अराउंड दैट एंड फोकस ऑन narration part as well because all these things are in your hand. Discussion is not in your hand. When 4 to 5 people are speaking, do not speak at that time because ultimately you are also contributing to that fish market. परफेक्ट। और उसके बाद नाउ लेट्स कम टू द टैट। तो विशाल भाई, एज यू हैव मेंशन्ड कि 70% ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट इज टैट, है ना? बिल्कुल भाई। तो अगर कोई बंदा है जो टेट की प्रिपेयर कर रहा है, जो अभी एसएसबी जिसके मान लो 2 महीने बाद है, 2.5 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, मिनिमम 1 महीने या 3 महीने बाद है, अगर वो टेट की हाँ, प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो व्हाट विल यू सजेस्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट? मैं बोलूंगा कि पहले तो जो भी ऐसी इंस्ट्रक्शन रहती है उसको आप बहुत बढ़िया से एक बार पढ़ लो। जैसे एसएसबी की जो भी कोई टास्क की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी आपको पहले ब्रीफिंग पता होनी चाहिए कि जो ब्रीफिंग देगा आपको वहां पर जो भी साइकोलॉजिस्ट या जो भी असेसर आपके सामने होगा। आप जीटीओ की कोई टास्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर उधर भी उस टास्क की जो ब्रीफिंग है
वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ मिल जाएंगी? वो इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत आराम से ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं पे भी। तो ठीक है, आपको टीएटी करना है। अपने हम्म, टीएटी का मतलब पहले समझना है कि उसमें क्या करना होता है। तो उसमें ब्रीफिंग में आपको ये बताते हैं कि एक पिक्चर आप देखते हो, और फिर उसके बाद में उससे आप ये सोचते हो कि व्हाट हैपेंड, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, हम्म, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग, और फिर उसके बाद में पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। आपको ये लिखने होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका मेन फोकस स्टोरी का जो है, वो मेन बॉडी ऑफ द स्टोरी जो रहेगी वो आपके एक्शन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। आपके मेन कैरेक्टर, आप जिसको भी आइडेंटिफाई करते हो, उसके जो एक्शन रहेंगे उसके इर्द गिर्द आपकी स्टोरी रिवॉल्व हम्म, करनी चाहिए। ठीक है। हम्म, तो टीएटी में मतलब दिन के आप एक दो स्टोरीज कम से कम, एक दो पिक्चर या एक दो स्टोरी कम से कम लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि 20-25 स्टोरीज कोई भी बंदा लिख लेगा ना, उसके बाद में जैसे अगर सही एटीट्यूड से 20-25 स्टोरीज लिखे हुए बहुत है, बहुत प्रैक्टिस है वो, मतलब ऐसे वो कम नहीं है, वो प्रैक्टिस झलकेगी फिर उसकी। ठीक है। तो एक तो ये बोलूंगा कि कोई भी इमेज देखी, फिर उसके बाद शुरुआत में बंदा अगर चाहे तो जरूरी नहीं है कि उसको 4 ही मिनट में लिखना है। पहले आप क्वालिटी बिल्ड करने की कोशिश करो, बाद में वो टाइम फ्रेम में फिट हो जाता है। जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये देखा कि मेरी जो राइटिंग स्पीड और मेरे जो रेस्पॉन्स की क्वालिटी होती है, वो एक लेवल पर एसएसबी में थोड़ी और बेटर लेवल की और थोड़ी और स्पॉन्टेनियस आ रही थी। मतलब अंडर प्रेशर उल्टा बेहतर आ रहा था थोड़ा। तो आपके लिए हो सकता है कि वो अलग हो, लेकिन मेरे लिए तो फिर ये था कि प्रैक्टिस में अगर मैं जो स्टोरी 6-7 मिनट में लिख सकता हूँ, वो मैं एसएसबी में 4 मिनट में निपटा लूंगा। तो वो वाली चीज बाय ट्रायल एंड एरर पता चली। लेकिन ऐसा है कि मैंने शुरुआत में 15-15 मिनट देकर कहानियां लिखना चालू करी होंगी कि ठीक है आराम से 15 मिनट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको हाँ, क्वालिटी ऑफ आइडिया पे फोकस करना है और क्वालिटी ऑफ स्टोरी पर। और कभी भी एक इमेज पे सिर्फ एक आइडिया से आप सेटिस्फाई मत हो जाइए। मतलब मल्टीपल आइडियाज लिखिए। जैसे अगर आपको लग रहे हैं कि दो तीन चीजें हो सकती है, एक आपने स्टोरी बढ़िया लिख दी, कोई बात नहीं, और दो तीन आप चीजें सोचिए। उससे फायदा ये होगा कि कभी कोई इमेज आपको एसएसबी में भी दिख रही है ना, उसमें भी मेन मसला है कि आपका दिमाग चलना चाहिए। तो हाँ, आपने अगर पहले ही प्रैक्टिस में ऐसे एटीट्यूड बना लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली कि एक इमेज देखकर आपको दो चार आइडिया आ जाते हैं, हाँ, तो आपको वो एसएसबी में भी आ जाएगा। अब एग्जैक्ट, ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई एक आइडिया वैसी हो कि जिसमें आपको लिखने आसान पड़े, कोई एक में आपको थोड़ा कम आसान पड़े। तो आपको स्ट्रेंथ आपकी जो रहेगी, आप एसएसबी में उस पर लिखिएगा। लेकिन तैयारी थोड़ी और होनी चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बहुत बनेगा। और एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस आपका जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा आप ठंडे दिमाग से सोच पाओगे वहां पर। तो एक तो हाँ, और एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एटीट्यूड में चेंज लाना बहुत जरूरी है। कि सामने जो पिक्चर है वो तो आ चुका है। अब ये नहीं सोचना है, डर नहीं जाना है कि अच्छा ये आ गया अब मैं क्या करूं, नहीं ये तो आ गया है। अब फिर उसके बाद में उस पे कैसे लिखना है, कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं अपना, वो हमने कोशिश करनी है। तो उसके लिए मैं एक काम जो करता था वो ये है कि मैं शुरुआत के एक दो लाइन में व्हाट लेड टू द सिचुएशन वाली जो चीज है ना, वो पहले एक दो लाइन में निपटा देने की कोशिश करता था, हाँ, कि उससे पीछे का सोचने में टाइम वेस्ट ना करूं मैं। उतना मैंने बिल्कुल। लिख दिया, अब उससे आगे का ही काम करना है। ठीक है। तो हम्म। और इस पे अगर और डिटेल में जाना तो मैं इनफैक्ट मैं वो वाली आर्टिकल ही खोल लेता हूँ, उसमें से एक एक पॉइंट समझाऊं क्या? आर्टिकल्स का एक्चुअली मैं लिंक इसमें दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है। viewers can go there and watch the full articles there, and he has written amazing things, amazing points on this article। एक एक चीज विशाल भाई ने उसमें समझाई है कि हाउ यू कैन कैच अप। और अभी जो विशाल भाई कहने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज सेइंग कि एक पिक्चर पे मल्टीपल आइडियाज हमें फ्रेम करने चाहिए, एंड इट विल गिव अस मोर क्लैरिटी इन एसएसबीटी। हम्म। दूसरा विशाल तो भाई, अगर इसमें आप मेन बताओ। मेन पॉइंट, हाँ, अगर आप जो कोई भी मेन मेन पॉइंट्स अपने आर्टिकल से बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे बतानी चाहिए। ठीक है, मैं वैसे ही देख लेता हूँ, कुछ पॉइंट थोड़े ज्यादा जरूरी मुझे लगे थे, वो मैं देख लेता हूँ। बाकी पॉइंट तो आराम से बंदा देख पाएगा वहां से भी। तो ठीक है, हमारा मेन जो मोटिव रहेगा विद एनी स्टोरी वो है कि हम जो भी सिचुएशन हमारे पास में है, अगर कोई खराब हम्म, सिचुएशन है उसको हम या तो इम्प्रूव करें, और अगर कोई बिल्कुल ही न्यूट्रल पिक्चर आ जाती है तो फिर उसमें हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करें, कुछ अच्छा करें। हम्म, हो सकता है कि जैसे कोई नॉर्मल सी पिक्चर है, तो उसमें से हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कुछ समाज का भला हो रहा हो, या हमारा ही खुद का भला कुछ हो रहा हो, वैसा कुछ हम करें, कुछ खुद को ग्रो करने के लिए कुछ कर रहे हैं। मान लो जैसे एक बड़ी कॉमन इमेज है कि बंदा वो अच्छे कपड़ों में होता है और वो कोई कंपनी ब्रि- वगैरह के दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। हाँ, तो हो सकता है कि वो वहाँ जॉब ढूंढ रहा है, तो खुद के लिए हाँ, वो किसी तरीके से खुद को डेवलप करके वो जॉब ले ले। इस हम्म, तरीके से वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, या तो अपने लिए या फिर समाज के लिए, वैसा कुछ रहे।
फिर ये बहुत जरूरी है कि आप, सबसे जरूरी ये है कि बस जो सेंट्रल आपका प्रॉब्लम या सिचुएशन है ना, उसमें जो सबसे जरूरी चीज है आप उसको फुल्ली एड्रेस कर दो। बाकी हम्म, सारी चीजों पे आप थोड़ा कम भी फोकस करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कभी अगर अगर कोई एक्सीडेंट है ना, तो वहां पर सबसे जरूरी काम यही है कि बंदे की जान बचानी है। बिल्कुल। वहां पर मतलब हम बेकार में इन चीजों पे टाइम वेस्ट ना करें तो अच्छी बात है कि अच्छा बंदा अगर स्कूटर से गिर गया तो उसकी स्कूटर का क्या होगा। मतलब उन चीजों पे एक लाइन से ज्यादा डिजर्व ही नहीं करता है वो चीज। उससे ज्यादा जरूरी है कि बंदे को फर्स्ट एड दे रहे हो, उसको कैसे एग्जैक्टली। लेके जा रहे हो, है ना। हो सकता है कि उसके घर वालों को आप कॉल करो तो कैसे करोगे, हो सकता है उसकी पर्स में कोई डिटेल है, वो मान लो कि अगर बेहोश भी हो तो उसके पर्स में ऐसे कोई कार्ड हो, कुछ डिटेल्स हो, कोई फोन नंबर मिल जाए, उसके फोन से कुछ मिल जाए और फिर आप फोन कर दो। वो चीजें ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू ऐसा कुछ कि अच्छा ठीक है कि उसकी बाइक को भी आप ही ठीक कराने ले गए। तो मेन प्रॉब्लम को आपने टैकल करनी है। अच्छा मैं एग्जैक्टली। और एक चीज तो मैं कवर कर चुका हूँ कि सबसे ज्यादा जो जोर डलना है वो एक्शंस पे डलना है, क्योंकि आपको नंबर उसी के मिलने हैं सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में ये है कि स्टोरी में मतलब जो पिक्चर है ना, पिक्चर से रिलेटेड स्टोरीज काफी लोग नहीं लिखते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है मुझे लगता है। मतलब ये इन डिटेल मैंने आर्टिकल में तो इससे रिलेटेड बातें करी भी है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप पिक्चर से रिलेटेड स्टोरी लिख सकते हो। लेकिन ऐसा है कि काफी लोग स्टोरीज रट जाते हैं, रट कर जाते हैं और फिर वो उस स्टोरी को पिक्चर पे बिठाने की कोशिश करते हैं। जबकि तरीका उल्टा होना चाहिए कि आप पिक्चर देखो और फिर आप स्टोरी सोचो। वो स्टोरी पहले से लेकर आते हैं और फिर उसमें पिक्चर बिठाते में हैं। अब कब, है ना, और कभी कभी ये हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस करी हुई इमेज से बिल्कुल सेम इमेज आ गया और फिर उस पर आप स्टोरी लिख रहे हो। तो वो आपका सही बात है, आपका समय बच रहा है, आपने एक अच्छी सोची हुई स्टोरी आपने फिर से लिख दी, कोई बात नहीं, वो चलता है। लेकिन कुछ लोग बस ऐसे 20 टेम्पलेट वो सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसे न्यूट्रल आ गया तो एसएसबी की तैयारी बनाऊंगा, अगर ये आ गया, दो लोग बात कर रहे हैं तो स्टार्टअप ही बनाना है। उतना रिजिड मत कर लीजिए खुद को, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर इमेज में कोई और डिटेल भी है जो आप मिस कर जाओगे वरना, क्योंकि आप एक रिजिड लाइन में सोच रहे हो। और जब मैं ये बोल ही चुका हूं तो ये भी बोल देता हूँ कि एसएसबी में ही टीएटी की पिक्चर आई हुई है और उस पे आप स्टोरी लिख रहे हो, और वो वाली स्टोरी भी आपकी अगर आखिरकार एसएसबी की तैयारी के ऊपर ही है ना, तो वो थोड़ी गलत बात है। क्योंकि आखिरकार क्या कहते हैं ये कि टीएटी इज अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। तो एसएसबी के बारे में तो उस जगह हर कोई सोच रहा है, तो आपकी इमेजिनेशन क्या है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। उसके एक अलावा मैं आई थिंक उससे ज्यादा वो आर्टिकल कोई भी पढ़ लेगा तो उसको बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगी। लेकिन ये है, ये जरूर बोलूंगा कि अपनी थिंकिंग पे, अपनी ओरिजिनलिटी पे ट्रस्ट रखना जरूरी है। आपकी एक बार प्रैक्टिस होने लगे फिर उसके बाद एक लेवल के बाद में आपको खुद को ट्रस्ट करना जरूरी है। मैंने काफी सारी एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं उसमें। जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि आप उनसे पूरी तरीके से एग्री करो। आपको अगर लगे कि अरे नहीं, ये बंदा ये जो कर रहा है उससे मेरे पास में बेहतर तरीका है वो करने को, तो फिर आप वो वाली चीज बेशक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है एग्जैक्टली। ना। मेरी बातों को थोड़ा बहुत आप ट्रायल एंड एरर जैसा ले सकते हो कि अच्छा बंदा बोल रहा है शायद उसको कुछ पता होगा। लेकिन ऐसा है कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, अगर मेरे लिए वो काम ना करे तो फिर मैं कुछ और काम पे लगाऊंगा। लेकिन वही है कि कोई भी चीज आप ट्राई करो उसके साथ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कि मतलब हो सकता है 2-3 महीने में आप ट्राई करो फिर आपको कुछ रिजल्ट आए, इमीडिएटली तो रिजल्ट मुझे भी नहीं आए कहीं पे भी, 7 अटेम्प्ट तभी लगे। बट हाँ मतलब उस तरीके से आपके ओवरऑल हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि यार पहले क्वालिटी पे काम करो। मतलब जैसे टाइम फ्रेम के अंदर फिट करना, वो आप धीरे धीरे कर पाओगे। बाकी सारी एग्जैक्टली। पॉइंट्स आर्टिकल में लिख रखी है एक्चुअली, अगर जरूरत पड़े तो फिर नीचे मेरी मेल आईडी या वैसा कुछ भी हम लिंक कर सकते हैं। तो फिर अगर किसी को पर्सनली कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। जबकि वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में कुछ चीजें बाकी भी वैसे वीडियोस में समझा रखी है यूट्यूब पे जो यस। कि है, तो वो भी कोई भी देख सकता है, टाइम स्टैम्प्स के साथ है सारी वीडियोस। तो जिनको जो सवाल हो वो वाली सवाल भी निकाल के आप देख सकोगे। एग्जैक्टली। और विशाल भाई का सिंपल ये है टेट के लिए कि प्रैक्टिस। सो मल्टीपल इमेज, मल्टीपल थीम सिंगल इमेज में प्रैक्टिस करनी है, दिस विल हेल्प इन एसएसबी। और इसका एक्चुअली एक फायदा ये भी है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ऐसे सिस्टम को कूल बना रहे हैं प्रैक्टिस करके। इट इज नॉट हम्म। लाइक दैट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम अपने थॉट्स को पेपर में लिख रहे हैं। तो वेन एवर वी आर पुटिंग आवर थॉट्स इन पेपर, सो वी आर एक्चुअली गेटिंग इवॉल्व। तो हमारी पर्सनैलिटी उससे और ज्यादा बेटर होती है। तो ये एक्चुअली एक अच्छी चीज है कि प्रैक्टिस करके जाना, इससे जरूर चेंज दिखता है, जो कि मुझे भी इस बार दिखा था। ओके विशाल भाई, ये तो होगी टैट की बात। और हम्म। टैट में अगर इसके बाद हम आए वैट, एसआरटी और एचडी।
तो तीनों के लिए कलेक्टिवली इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थ्री टेस्ट हाँ, और यू हैव गो अनप्रिपेयर्ड फॉर दीज टेस्ट। तो मैं बता देता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने थोड़ी सी कोचिंग ली हुई है। बिल्कुल, मेरी जो पहली अटेम्प्ट थी उसके पहले मैंने कोचिंग ली थी। अब कोचिंग से फायदा है या फिर मैं क्या लेकर आया था, मैं ये बता देता हूँ। कोचिंग से मैंने पूरी प्रोसेस को समझ जरूर लिया था कि क्या होता है पूरी पूरी एसएसबी में, हम्म। ठीक है। और उसके अलावा बस थोड़ी बहुत ऐसे बोलने में जो झिझक थी, एक होता है ना कि प्रैक्टिस छूट जाती है तो बोलने में झिझक आ जाती है, हम्म। तो वो मेरी निकल गई थी। वैसे तो एनसीसी वगैरह में था मैं, तो जब एनसीसी में आप रहते हो, आपको जूनियर्स को सिखाना होता है, गाइड करना होता है, एक ग्रुप के सामने आप खड़े होके बोलते हो तो डर निकल जाता है। लेकिन वही है, प्रैक्टिस नहीं रहती ना, तो एक बार के लिए कॉन्फिडेंस हिल सा जाता है, तो फिर हाँ। उस तरीके की चीजों में काफी मदद हुआ था। अब कोचिंग में ही ऐसे जो टैट हो गया, डब्ल्यूएटी हो गया, फिर हम्म। सॉरी, हाँ, फिर एसआरटी और एसडी, इन चीजों को लेके भी थोड़ी बहुत कैसे अप्रोच करना है वो मैंने सीखा था। तो अब डब्ल्यूएटी के लिए अब सबसे जरूरी है कि समझना कि वो टेस्ट क्या है। डब्ल्यूएटी होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसका मतलब आपको एक शब्द दिखाया जाएगा और उससे एसोसिएशन में, यानी उससे रिलेटेड, यानी उससे ताल्लुक रखने वाला आपको जो थॉट आता है, हाँ। आपको जो ख्याल आ रहा है, उसको आपको एक पंक्ति में या फिर एक सेंटेंस में लिख देना है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि पूरे वक्त जरूरी नहीं है कि जो वर्ड आ गया आपको वही वाली वर्ड डाल के भी सेंटेंस लिखना हो। बस ये है कि एक रिलेशन रहना चाहिए। तो इन द सेंस कि अगर ऊपर वर्ड आ जाता है हैप्पी, तो हो सकता है आप जो सेंटेंस लिख रहे हो उसमें हैप्पीनेस लिखा हो हैप्पी के बजाय। या फिर हम्म। हो सकता है कि हैप्पी अगर वर्ड आया हुआ है, हो सकता है कि आप अपने सेंटेंस में दूसरा एक वर्ड यूज कर रहे हो जिसका मीनिंग सेम है। हो सकता है कि ग्लैड कहकर जैसे एक वर्ड होता है, वो उसका भी मतलब हैप्पी होता है। तो हम्म। फिर हो सकता है आपको उस वर्ड से सेंटेंस बन रही हो, आपने वो बना दी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि जो आपके सामने वर्ड है उससे रिलेशन होनी चाहिए बिल्कुल। आपके रिस्पॉन्स की, ठीक है। फिर दूसरी चीज इसमें ये हो गई कि आपका थॉट कंप्लीट होना चाहिए। कभी आपकी सेंटेंस थोड़ी बहुत दिखने में ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट भी दिखे, तो भी आपका थॉट कंप्लीट होना चाहिए उसमें, जैसे सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। और तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज करता था कई बार, कि सपोज एक ऐसी वर्ड आ गई, मान लीजिए लॉयल्टी। हाँ। लॉयल्टी एक ऐसी वर्ड आ गई कि जिससे कि मैं फिर अगर मेरे दिमाग में उससे जो सेंटेंस आ रहा है ना, वो अगर स्टार्ट ही लॉयल्टी वाली वर्ड से हो रहा है ना, तो कई बार मैं क्या कहते हैं, लॉयल्टी वाली जो वर्ड है उसको अपने हम्म। आंसर बुक पे नहीं लिखता था। मान लीजिए कि मेरे पास में अगर जो एग्जांपल सेंटेंस बन रही है लॉयल्टी से, वो ये है कि लॉयल्टी बिल्ड्स ट्रस्ट या फिर हम्म। लॉयल्टी गिव्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, तो फिर मैं सिर्फ लिख दूंगा बिल्ड्स ट्रस्ट या फिर गिव्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उससे मेरा टाइम बच रहा है, लेकिन सामने वाले को क्लियर पता चल रहा है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। अब वही वाली एग्जैक्टली। वर्ड अगर सेंटेंस सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम्म। उधर मीनिंग अनक्लियर हो जाएगा। तो आपका मेन मोटिव ये है कि आपकी मीनिंग को आप वहां पे क्लियरली समझा दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और चीज है कि हर बार आपको हर एक सेंटेंस बहुत छोटी लिखनी है, वो जरूरी नहीं है। कई बार आपको कोई अच्छा थॉट आया हो सकता है जिसको लिखने के लिए हो सकता है आपको 10 शब्द का एक सेंटेंस लगे। तो बस ये जरूर है कि अगली वर्ड मिस ना हो, उसके लिए एक बार चेहरा ऊपर करके देख लेना कि कौन सा शब्द है, और फिर उसके बाद उस पे ट्राई कर लेना कि मैं एक छोटा सेंटेंस लिख लूं, हम्म। क्योंकि आपको वर्ड मिस नहीं करने हैं, है ना। हाँ। बड़ी दिक्कत होती है वैसे तो। फिर उसके लिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो थॉट या फिर एक सोचने का तरीका सिखाया गया था, मतलब कोचिंग से ही मुझे ये वाली चीज आई थी, वो ये है कि ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट हमको लिखनी होती है वैट में, हाँ। कि हमको वो वर्ड देखकर क्या ऑब्जर्वेशन बन रहा है। तो वैसे में जैसे अब उसमें तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप कॉज इफेक्ट के तौर पे सोच सकते हो या फिर हम्म। पास्ट फ्यूचर के तौर पे सोच सकते हो, ठीक है। कि सपोज अब अगर जैसे मैं लॉयल्टी बोल रहा था, हाँ। तो लॉयल्टी बिल्ड्स ट्रस्ट अगर मैं बोलूँ तो ट्रस्ट एक इफेक्ट हो गया लॉयल्टी का, है ना। तो फिर उस तरीके से एक ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट बन गई। अब उसमें कई बार ये फायदा होता है कि स्टेटमेंट भी छोटे बनते हैं तो आपको लिखने में टाइम नहीं लगता। वही हो सकता है कि फ्रेंडशिप बिल्ड्स लॉयल्टी, तो यहाँ पे वही लॉयल्टी वर्ड के लिए कॉज आ गया। तो कॉज और इफेक्ट के तौर पे आप सोच सकते हो, या फिर आप इवन पास्ट और फ्यूचर के तौर पे भी कई बार सोच सकते हो, कि जैसे जैसे लॉयल्टी मेक्स लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स। हाँ, हो सकता है। तो जैसे फ्रेंडशिप जो है वो इफेक्ट हो गया ऑफ लॉयल्टी। मैं पास्ट फ्यूचर का ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लो डेवलपमेंट आ जाता है,
तो फिर डेवलपमेंट के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट लीड्स टू डेवलपमेंट। हम्म। ठीक है। तो फिर वैसे में क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बैकग्राउंड या पास्ट हो गया ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड या पास्ट हो गया डेवलपमेंट के एग्जैक्टली, लिए। हाँ। व- वही फिर लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स टू इवन मोर प्रोग्रेस, या डेवलपमेंट लीड्स टू प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस उसका एक फ्यूचर हो गया। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, ये बस एक सोचने का तरीका है। उसने मुझे काफी हेल्प किया था काफी सारी SRT, मतलब सॉरी काफी बैच। सारी WATs में। तो ये एक तरीका आप लगा सकते हो। और जहां तक हो सके अननेसेसरी आप नेगेटिव ना जाओ। मतलब नेगेटिव अगर कहीं पे लग रहा है, एक तो ये वाली चीज है कि कोई भी नेगेटिव वर्ड, कोई भी नेगेटिव पिक्चर, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आ रही है ना आपके पास में, भले वो SRT में हो, WAT में हो, TAT में हो। SRT में तो मैक्सिमम सिचुएशन ही नेगेटिव होंगी। तो अब ऐसा रहता है कि उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने अगर एकदम आपको न्यूट्रल कुछ आ गया ना, तो उसमें आपको कुछ बढ़िया करना होता है। कुछ नेगेटिव आ गया ना, आपको बस वो प्रॉब्लम सुलझा देना होता है, और का रिस्पॉन्स बढ़िया होता है। तो WAT में भी वैसा ही है कि अगर आपके कोई जैसे कुछ भी नेगेटिव वर्ड आ जाता है, उसको आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से आप ले जाओ। मतलब अगर सपोज हेट्रेड आ जाता है, या फिर हेट्रेड आ जाता है, तो फिर उसमें आप कुछ लिख सकते हो कि द सॉल्यूशन फॉर हेट्रेड इज लव, या वैसा कुछ, या इसको है ना। और कि सिंपल करने के हेट्रेड लिए, कैन बी, हाँ नहीं, आप पूरा बोलो। कर लो सेंटर में। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड वैट में भी सोच सकते हैं कि कुछ अगर नेगेटिव वर्ड आ गया ना, कि मान लीजिए और कुछ आ गया जाता है, एंगर, तो फिर आपने मान लो लिख दिया कि एंगर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन, है ना। तो मतलब इस तरह की चीज, तो ऐसा कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी सोच सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने वैट रिस्पॉन्स लिख हाँ, सकते हो। और इसको टाइम हम के साथ और, में प्रैक्टिस करना काफी हेल्पफुल है। विशाल भाई ये भी। इसको हम और हाँ भी बताओ, शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला एंगर बताओ कैन बी, बताओ। आपने बोला कि एंगर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेडिटेशन, तो हाँ वी कैन मेक इट कि मेडिटेशन रिड्यूसेस एंगर। परफेक्ट सिंपल थिंग। परफेक्ट, हाँ बिल्कुल। वो और वहां पे पैसिव वॉइस करने में बहुत लंबा हो रहा है, आप सही कह रहे हो। एग्जैक्टली, और हेट्रेड वाले में भी तुम ये, हेट्रेड वाज रिड्यूसेड बाय लव, वी कैन राइट दैट लव ओवरकम्स वैसा हेट्रेड, कुछ, है ना, लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ थिंकिंग हाँ, अबाउट दो इट। तीन तीन तो चार हाँ वर्ड उस फिक्स तरीके कर से लो हम, बस। यस, तो इस हम्म। तरीके से हम वैट को हैंडल कर सकते हैं। वैट में जरूर थोड़ी बहुत टाइम वाली प्रैक्टिस करना जरूरी है, करना क्योंकि जरूरी है। शायद, हाँ लेकिन उसमें भी आप पहले क्वालिटी पे फोकस करो। उसमें भी कई बार हो सकता है कि आपने बेसिकली आपने अपनी सोचने की कैपेबिलिटी बनानी है। मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि जैसे पहले काफी कुछ हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जब प्रैक्टिस नहीं रही होगी, आप जब बहुत छोटे रहे होगे, तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करने लिख कर करना पड़ता होगा। वही धीरे धीरे ऐसा हो गया कि आप दिमाग में करने लगे, और फिर उसके बाद में ऐसा हो गया कि वो जो थिंकिंग है वो भी बहुत तेज हो गई। पहले हो हाँ। सकता है आप आधा मिनट लगाते थे, 1 मिनट लगाते थे ये 54 into 3 करने, अब हो सकता है आपको आधी सेकंड में हो जाता है। तो वही वाली चीज आप जब क्वालिटी पे फोकस करोगे ना, तो फिर वो क्वालिटी थॉट्स आपको फिर एक पॉइंट के बाद में थोड़े कम टाइम में भी आना चालू हो जाएंगे। तो हाँ एग्जैक्टली। प्रैक्टिस डेफिनेटली काफी हेल्प करेगा इसमें। फिर SRT की बात करें, यस यस। तो SRT में ऐसा है कि कई सारी सिचुएशन होंगी कि जिसमें आपका एटीट्यूड तो सही होगा। आपका एटीट्यूड होगा कि अच्छा ठीक है, कि मतलब जैसे किस तरीके से बेस्ट तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाए, कि हाँ। जिसमें कि कुछ कंस्ट्रक्टिव हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। अब उसमें ऐसा है कि कुछ सिचुएशन ऐसे आ सकते हैं कि जिनमें आपको पता ही नहीं है कि करना क्या होता है। आप चाहते तो वो मदद करना, वो वैसी वाली बात हो गई कि मेरे सामने अगर किसी पेशेंट को, किसी किसी बंदे का मतलब सडनली अगर उसको कोई बहुत गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, अब मैं तो ट्रेंड ही नहीं हूँ, तो मुझे हो सकता है मुझे समझ ना आए कि वहां पे क्या करना है ना। मैं चाहता तो हूँ मदद करना, मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल कि क्या करना है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मान लो कि कोई बेहोश हो रहा है, किसी के पल्स नहीं है, अब अगर मैंने पढ़ा ही नहीं है कि CPR क्या होता है, तो मैं कहाँ से उसकी मदद करूंगा, है ना। एग्जैक्टली। फिर तो मैं बस एम्बुलेंस ही बुला सकता हूँ और वेट कर सकता हूँ, और फर्स्ट एड में कुछ दे नहीं सकता हूँ, वैसा कुछ है ना। तो उसमें कई बार मदद हो सकती है कि आप ऑनलाइन जाइए, आपको जो भी ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं ना कि जिसमें आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, कि ये वाली सिचुएशन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कैसे डील करना होता, तो उसके लिए आप ऑनलाइन जाइए, गूगल करिए, इतने सारे पेज है, हर जगह लिखा रहता है। आग से कैसे डील करना है, फ्लड होने पे क्या करना होता है, फर्स्ट एड के लिए क्या करना होता है, दुनिया भर की चीजें लिखी हैं, उन चीजों को आप पढ़ो, तो फिर SRTs में उससे काफी हेल्प होगी। और SRTs में भी ड्यूरिंग द SSB क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। मतलब मैं ये बोल देता हूँ, मैंने कोशिश करी है अपनी SRT के नंबर बढ़ाने, लेकिन आज तक मैं उन 39 के ऊपर गया नहीं हूँ। सेम सेम ब्रो। और जिस वक्त रेकमेंड, हाँ और जिस वक्त अभी रेकमेंड हुआ था मैंने 35 किए थे। तो 30 के ऊपर कम से कम फिर भी आप करने को कोशिश कीजिए।
30 के नीचे थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके ऊपर एनी नंबर इज ओके, जहां तक आपकी क्वालिटी अगर ठीक है ना। कोशिश ये रहनी चाहिए कि अ, आप पूरा का पूरा उस सिचुएशन को एड्रेस करो। कई बार एक सिचुएशन आती है लेकिन उसमें दो तीन प्रॉब्लम छिपे होते हैं, तो हम्म। उन सारे प्रॉब्लम्स का आपको हल करना है उसमें। और आप सारे प्रॉब्लम्स का हल करने में अगर आप लिखने जाओगे विदाउट प्रैक्टिस, हो सकता है आप बहुत ज्यादा लंबी लाइनें लिख जाओ। तो आपको वो नहीं करना है, आपको फुल सेंटेंसेस में लिखने की जरूरत नहीं है। आप तीन चार हो सकता है कि शब्दों के फ्रेज बना सकते हो, है ना, बिल्कुल। वर्ड्स के फ्रेज बना सकते हो, और उस तरीके से आप उसको पूरे सिचुएशन को एड्रेस कर सकते हो। और फिर कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं कि जिनमें तीन चार वर्ड में ही पूरा पूरा सिचुएशन भी एड्रेस हो जाता है, तो उसमें आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं और हो सकता है कि लंबा लिखना पड़े, तो वहां आप लंबा लिखिए। कई बार एसआरटी में एक वर्ड के भी एक दो वर्ड के भी रिस्पॉन्स से काम बन जाता है। लेकिन ये एग्जैक्टली। बहुत जरूरी है कि, है ना, लेकिन ये हाँ। बहुत जरूरी है कि बीच में सिचुएशन कोई भी खाली नहीं छोड़नी। क्योंकि अगर लास्ट में खाली छूट रही है, मतलब जैसे लास्ट में जैसे मैंने 35 किया तो 25 बाकी छूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अच्छा ठीक है कि स्पीड कम रहा होगा, इसी वजह से आगे बंदा लिख नहीं पाया। हाँ। लेकिन बीच में अगर छूट रहा है तो फिर तो क्लियर है कि भाई बंदे का दिमाग नहीं चला वहां पे। हाँ, तो बंदे का हमको वो दिमाग नहीं नहीं चला। करना है ना। तो फिर वो मेंटल ब्लॉक हो रही है, वो नहीं हमको दिखाना। और कोई भी अगर एसआरटी नोटिस करेगा ना, तो उसमें एक ही तरह की एसआरटी एक पॉइंट के बाद में रिपीट होती है। रिपीट कुछ हो होती सकता है, है छह बिल्कुल। सात बार के बाद में सेम तरह की रहेगी वो, मतलब आपको टेस्ट इन अ सिमिलर वे कर रही है। तो इतना परेशान होने की बात नहीं है अगर आपने 60 नहीं किए हो। मतलब 50 अगर किसी ने किए लेकिन बढ़िया नहीं किए, तो फिर वो कम वैल्यूएबल है कंपेयर टू जैसे अगर आपने 35 भी ढंग से कर लिए। हम्म। तो एसआरटीज में तो हाँ, मैं लिख कर रखता था कि अच्छा कौन सी एसआरटी में मुझे आया नहीं कि उस सिचुएशन से डील कैसे करना होता, मुझे पता ही नहीं कि क्या करना होता। और फिर मैं उसको गूगल करता था। इंटरनेट है यार लोगों के पास में, बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा वहां से। और इनफैक्ट सिर्फ एसएसबी क्यों, आपके मान लो आग लगने के बारे में आप पढ़ रहे हो, गली मोहल्ले में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, लगते रहते हैं लोगों के। लगते तो रहती अगर है। वैसा है तो फिर आप वहां पर मदद कर सकते हो ना लोगों के, तो फिर आपको इन रियल लाइफ भी बहुत मदद होगा उससे। ठीक है। लास्ट रहता है एसडी। तो फिर एसडी में मैं क्या बोलूंगा कि एसडी में एक तो वो पूरा पूरा खेल आपके सेल्फ अवेयरनेस का है। हाँ। और फिर एसडी में ये है कि आप अपने बारे में एक प्रॉपर अपनी जैसे पर्सनालिटी या फिर आप जो भी अपने बारे में सोचते हो वो पूरा पूरा सामने रख रहे हो। दो हम्म। लोग पढ़ते हैं उसको, एक साइकोलॉजिस्ट पढ़ता है और एक आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर पढ़ता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट दोनों के हाथ में आपकी एसडी और आपकी पीआईक्यू दोनों होती है। होती ठीक है। है। तो उसमें मैंने क्या किया था मैं ये बता देता हूँ। अब मैंने जैसे वैसे तो पेरेंट्स से भी पूछा था, पेरेंट्स थोड़ा सा उनको यही हो गया था कि क्या पूछ रहा है बच्चा, कि मतलब अच्छी बुरी बातें बताओ, वो सोच नहीं पाया अचानक से। लेकिन ऐसे मैंने दोस्तों से पूछा था, तो मैंने कुछ सात आठ दोस्त जो ट्रस्टेड थे कि मतलब हाँ ठीक है कि ये मेरे को जानते हैं और फिर इनकी हम्म। जैसे ये जो बोले उसको मैं इम्पोर्टेंस दे सकता हूँ ऐसे में। तो फिर उनसे मैंने पूछा था अपने बारे में अच्छी बुरी बातें, और फिर उस तरीके से मैंने लिस्ट बना ली थी कि हम्म। क्या क्या चीजें डल सकती हैं। हम्म। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने डाली। अब उनमें से कुछ चीजें होंगी जो कि जैसे आपके फ्रेंड्स भी आपके बारे में जानते हैं, आपके टीचर्स भी आपके बारे में जानते हैं, और आपके पेरेंट्स भी मान लो अपने बारे में आपके बारे में जानते हैं। एटलीस्ट मेरे केस में तो मैं बोलूंगा कि हो सकता है मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे बारे में दुनिया में सबसे ज्यादा वही जानते हैं, वो और फिर मेरी दीदी। वो मतलब कि ऐसे मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स से ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं। तो अब उनके अंडर मैंने जो बहुत सारी लिस्ट में बातें लिखी हुई है, उनमें से मैं एसडी में जो तीसरा सवाल है जो कि फ्रेंड्स के बारे में, उसमें मैं वही वाली बातें लिखता हूँ जो कि मेरे पेरेंट्स या टीचर्स वाले केस में मैं लिख नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरे हम्म। पास में यहाँ पे दोस्तों के केस में तो मटेरियल बहुत सारा है, पेरेंट्स और टीचर्स के केस में मटेरियल थोड़ा कम है ना। और पेरेंट्स और टीचर्स के केस में वैसी बातें लिखनी है जो उनके वो आपको जिस इन्वायरमेंट में जिस दायरे में देखते हैं उससे जो रेलिवेंट चीजें हो। जैसे मेरे पेरेंट्स ये जानेंगे कि मैं घर घर में गली मोहल्ले में कैसे रहता हूँ, है ना। हम्म। तो उससे रिलेटेड जो ओपिनियन होता है या फिर मेरी ओवरऑल स्टडीज के प्रति मैं किस तरह का मैं एटीट्यूड रखता हूँ, उस तरह की चीजें वो जानेंगे, तो वैसी चीजें मैं वहां पे लिख सकता हूँ। अब मेरे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो मेरी वर्क एथिक वगैरह, मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क, फिर उसके बाद में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स या फिर कॉलेज में कितना एक्टिव हूँ, वो सारी चीजें वो जानेंगे, तो फिर उसके बारे में मैं वहां पे लिखूंगा। फिर एग्जैक्टली। मेरे दोस्तों के केस में मैं हेल्पफुल हूँ नहीं हूँ, उनके साथ में बर्ताव कैसा है, मेरा इन जनरल लोगों के साथ में घुलना मिलना कैसा है, ऐसी चीजें वो उनको पता होंगी, तो फिर मैं वहां पे लिखूंगा। जो फोर्थ वाली चीज है ना, तो एक मैं चीज जो ट्राई करता हूँ पूरे पूरे अपने एसडी में, वो ये है कि अननेसेसरी मुझे चीजें रिपीट नहीं करनी।
उससे मेरा टाइम और स्पेस दोनों बर्बाद हो रहा है। मतलब एग्जैक्टली। जो चीज मैंने एक जगह बात कर ली है उसको मुझे दूसरी जगह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मतलब उसके बजाय मैं और कुछ बता देता हूँ अपने बारे में, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने ये सोचा, जरूरी नहीं है हर किसी का करना, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने बारे में कुछ क्वालिटीज बता सकता हूँ, बट दूसरी तरफ मैं ये भी कर सकता हूँ कि अपनी एटीट्यूड्स की बात कर सकता हूँ कि मैं किस एटीट्यूड से कुछ चीजों को अप्रोच करता हूँ। हम्म। तो जैसे, क्योंकि आपकी एटीट्यूड अगर एक तरीके से है ना, वो इंस्टेंटली आपके चार पांच क्वालिटी बता देगी सामने वाले को। तो उसमें मैं कम सेंटेंस में ज्यादा बात अपने बारे में सामने वाले को बता पा रहा हूँ। जैसे मैं एक चीज लिखता कि आई ऑपरेट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो हम्म। उसका सीधा सीधा एक मतलब इफेक्ट ये होता है कि बंदा जो है इन जनरल थोड़ा कंटेंट और मतलब हैप्पी रह पाता होगा। फिर उसके बाद में वो चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, है ना। तो ऐसी चीजें डायरेक्टली हो गई। फिर उसके बाद में मैं ये वाली चीज लिखता कि आई कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू लर्न। तो फिर उससे बहुत डायरेक्टली ये भी आता है कि अच्छा फेलियर भी है तो वहां से भी मैं सीखने ट्राई करता हूँ। तो मैं अपने एटीट्यूड्स की बात वहां पे करता हूँ, जो चीज एग्जैक्टली। लगती है अलग से एक्सप्लेन करनी है सिर्फ वो करता। और जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है, अब इसमें अच्छी बातों के साथ में एक दो आपके बारे में जो कम प्रॉपर बातें या इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हो सकती है वो भी लिखना इज अ गुड आइडिया। तो वो भी मैं लिखता था। और फिर उसके बाद में जो लेकिन बिल्कुल लास्ट वाला है ना कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू वांट टू बी, वहां पे मैं कैसे उन चीजों पे अमल मतलब इंप्रूव करने ट्राई कर रहा हूँ, वो भी मैं लिखता था। तो वो मुझे लगता है कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपको एक जगह देती है फॉर यू टू टेल कि मतलब ऐसे कि आप क्या कर रहे हो अपने खामियों पे इंप्रूव करने।